नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज स्टडी पर। आज मैं आपके लिए लाया हूँ साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहने वाला है फ्रेंड। वीडियो के अंत में हम प्रश्नों का रिविजन भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। तुम्हारा पहला प्रश्न है फ्रेंड, प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, निर्वात में। निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। दोस्तों इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमन वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमन वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है फ्रेंड कि प्रकाश की वेग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? प्रकाश के वेग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? तो आपका सही आंसर होगा रोमन वैज्ञानिक ने। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ फ्रेंड। प्रकाश की गति 3 × 10⁸ होती है। प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होती है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है फ्रेंड प्रकाश की गति कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। सूर्य का प्रकाश की धरती की सतह पर पहुंचने में 8.15 मिनट लगते हैं। सूर्य का प्रकाश की धरती की सतह पर पहुंचने में 8.15 मिनट लगते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है फ्रेंड कि सूर्य का प्रकाश धरती की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगता है? उसका सही आंसर होगा 8.15 मिनट। 8.15 मिनट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड। माध्यम मतलब मीडियम। माध्यम मतलब मीडियम के तापमान में वृत्त के साथ प्रकाश की गति पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। माध्यम के तापमान में वृत्त कितने फ्रेंड? मानव नेत्र में आइरस का क्या काम होता है? मानव नेत्र में आइरस का क्या काम होता है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। मानव नेत्र में आइरस का काम होता है आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड। मानव की आंख पर वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है फ्रेंड कि मानव की आंख पर वस्तु का प्रतिबिंब किस पर बनता है? मानव की आंख पर वस्तु का प्रतिबिंब किस पर बनता है? तो आपका आंसर होगा रेटिना पर। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट। मानव आंख की रेटिना पर प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है। मानव आंख की रेटिना पर प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है फ्रेंड मानव आंख की रेटिना पर प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है? मानव आंख की रेटिना पर प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है? तो आपका आंसर होगा वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक तथा उल्टा। देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट। नेत्रदान में आंख के कोर्निया हिस्से को दिया जाता है। नेत्रदान में आंख के कोर्निया हिस्से को दिया जाता है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है फ्रेंड नेत्रदान में आंख के किस हिस्से को दिया जाता है? तो आपका आंसर होगा कोर्निया। आपका आंसर होगा कोर्निया। देखते हैं दोस्तों अगला पॉइंट। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है फ्रेंड स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? इसका सही आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। देखते हैं दोस्तों अगला पॉइंट। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता है तो उसे निकट दृष्टि दोष मायोपिया कहते हैं। निकट दृष्टि दोष मतलब मायोपिया कहते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है फ्रेंड यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता है तो उसे किस प्रकार का दोष है? तो आपका आंसर होगा निकट दृष्टि दोष मतलब मायोपिया। निकट दृष्टि दोष मतलब मायोपिया। दोस्तों देखते हैं अगला पॉइंट। यदि कोई पास की वस्तुओं को नहीं देख सकता है, यदि कोई पास की वस्तुओं को नहीं देख सकता है तो उस दोष को दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। आपसे दोस्तों एग्जाम में पूछ सकता है यदि कोई व्यक्ति पास की वस्तुओं को नहीं देख सकता है तो उसे किस प्रकार का दोष है? तो इसका सही आंसर होगा दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ध्वनि तरंगे किसमें नहीं चल सकती हैं? ध्वनि तरंगे किसमें नहीं चल सकती हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, निर्वात में। निर्वात में ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं। दोस्तों देखते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। ध्वनि की चाल अधिकतम इस्पात में होती है। ध्वनि की चाल आपसे एग्जाम में पूछ सकता है फ्रेंड कि ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? तो आपका आंसर होगा इस्पात में। देखते हैं दोस्तों अगला पॉइंट। ध्वनि स्तर के मापन की इकाई डेसिबल होती है। ध्वनि स्तर के मापन की इकाई डेसिबल होती है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है फ्रेंड कि ध्वनि स्तर के मापन की इकाई क्या होती है? ध्वनि स्तर के मापन की इकाई क्या होती है?
इसका सही आंसर होगा डेसिबल। डेसिबल। देखते हैं अगला पॉइंट फ्रेंड। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य प्राकृतिक की होती हैं। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती हैं। देखते हैं दोस्तों अगला पॉइंट। अपसर्प तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। अपसर्प तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है फ्रेंड अपसर्प तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो इसका सही आंसर होगा 20 हर्ट्ज से कम। देखते हैं दोस्तों अगला पॉइंट। डापलर प्रभाव का संबंध ध्वनि से होता है। डापलर प्रभाव का संबंध ध्वनि से होता है। आपसे दोस्तों एग्जाम में पूछ सकता है कि डापलर प्रभाव का संबंध किससे होता है, तो इसका सही आंसर होगा ध्वनि। ध्वनि इसका सही आंसर होगा फ्रेंड। देखते हैं अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन फ्रेंड। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 310 केल्विन। 310 केल्विन। मानव शरीर का सामान्य ताप 310 केल्विन होता है। दोस्तों देखते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेल्सियस स्केल पर 37 डिग्री होता है। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री होता है। फ़ारेनहाइट पर 58.6 डिग्री। 58.6 डिग्री। 40 डिग्री तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का ताप समान होता है। तापक्रम समान होता है। 40 डिग्री तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापक्रम समान होता है। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मीथेन। मीथेन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड। तुम्हारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, किस वैज्ञानिक ने दूरबीन की आविष्कार किया था। किस वैज्ञानिक ने दूरबीन का आविष्कार किया था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गैलीलियो ने। गैलीलियो ने जो है कि वैज्ञानिक ने दूरबीन का आविष्कार किया था। गैलीलियो वैज्ञानिक ने दूरबीन का आविष्कार किया था। चलते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट की तरफ फ्रेंड। कुछ आविष्कार देखेंगे फ्रेंड। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। ये किया था J.L. बेयर्ड ने। J.L. बेयर्ड ने। थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था फ्रेंड, तो इसका आंसर होगा डिवार ने। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ फ्रेंड। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो इसका आंसर होगा आपका अल्फ्रेड नोबल ने। अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन पर। नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम कार्य करता है। देखते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलते हैं फ्रेंड अगले प्रश्न की ओर। सूर्य का ताप किससे मापा जाता है। सूर्य का ताप किससे मापा जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पायरोमीटर से। फ्रेंड मिस्टेक हो गई यहाँ पर ऑप्शन में, तो इसका सही आंसर होगा पायरोमीटर। पायरोमीटर से सूर्य का ताप मापा जाता है। देखते हैं दोस्तों इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखते हैं दोस्तों कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है फ्रेंड सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किस प्रकार होता है, तो ये होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। देखते हैं फ्रेंड अगला पॉइंट। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है फ्रेंड कि ताप का एसआई मात्रक क्या होता है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपका सही आंसर होगा केल्विन। चलते हैं फ्रेंड अगले प्रश्न की ओर। साबुन को जल में घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या फर्क पड़ता है। साबुन को जल में घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या फर्क पड़ता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव घट जाता है। पृष्ठ तनाव घट जाता है। साबुन को जल में घोलने से पृष्ठ तनाव घट जाता है। देखते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड। बरसात की बूंदें गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण होती है। जो फ्रेंड आप देखते होंगे बरसात की बूंदें जो गोलाकार होती हैं वो पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं। देखते हैं दोस्तों अगला पॉइंट। तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है फ्रेंड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड। भूस्तर उपग्रह का आवर्तन काल कितना होता है। भूस्तर उपग्रह का आवर्तन काल कितना होता है, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन सी 24 घंटे।
24 घंटे भू स्तर उपग्रह का आवर्तन काल होता है। देखते हैं फ्रेंड्स इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। भू स्तर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर होती है। भू स्तर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर होती है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है फ्रेंड कि भू स्तर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से कितनी होती है, पृथ्वी की सतह से कितनी होती है। तो ये आपका सही आंसर होगा 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर। देखते हैं दोस्तों अगला पॉइंट। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है फ्रेंड चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में कितना होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में कितना होता है, इसका सही आंसर होगा 1/6। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। ल्यूमेन किसका मात्रक है। ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ज्योति फ्लास्क का। ल्यूमेन ज्योति फ्लास्क का मात्रक है। देखते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है फ्रेंड प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होती है, प्रकाश दूरी की इकाई क्या होती है। इसका सही आंसर होगा प्रकाश वर्ष। इसका सही आंसर होगा प्रकाश वर्ष। देखो दोस्तों अगला पॉइंट। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है फ्रेंड कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो इसका सही आंसर होगा डायोप्टर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल मतलब D2O, भारी जल को हम D2O भी कह सकते हैं। D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में मतलब भारी जल, D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। उसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए, दाब। दाब में नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं फ्रेंड अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब खाली स्थान होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब खाली स्थान होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, से अधिक। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तो फ्रेंड आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।